कुसुम को अपने सामने देख अमरेंद्र को बीती रात की सारी बातें याद आ गई थी। सिर्फ घूंघट में खड़ी यति ही नहीं, बल्कि कुसुम को भी अपनी बाहों में दबोच लेने का कर रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ कुसुम अपने हाथों में घास काटने वाले हंसिए को इस तरह थामे खड़ी थी कि अगर अमरेंद्र कुछ भी गलत करने की कोशिश करता तो वो उसी हथियार से उसका गला काट देगी। अरे छोरी, तो इतनी खूबसूरत है, पर देख अपने हाथ में ये हंसुआ और चेहरे पर ये गुस्सा लाकर तुम कैसे अपने आप को बदसूरत बना रही हो? अमरेंद्र बातों में उलझाकर कुसुम के करीब आने की कोशिश कर रहा था। तभी कुसुम ने अपने हंसिए को उसकी ओर तान दिया। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली अमरेंद्र, लेकिन तू मेरी बात सुन ले। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरा यह हंसुआ और तेरा सिर होगा। कुसुम की बात सुनकर अमरेंद्र जहां का तहां ठिठक गया, जबकि इधर प्रधान भी कुसुम की हिम्मत को देखकर हैरान रह गया। इसी बीच यति का दिल डर से अभी भी कांप रहा था। हालांकि वो देख रही थी कि कुसुम के चेहरे पर गुस्सा और आत्मविश्वास साफ है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ कुसुम के दम पर प्रधान और अमरेंद्र का सामना करना मुश्किल हो सकता है। इधर प्रधान भी मामले को बिगड़ता देखकर सब कुछ शांत तरीके से ठीक करने की कोशिश करने लगा था। कुसुम, मैं तुम्हें जानता हूँ बिटिया, तुम सुनीलवा की बेटी हो। लेकिन बिटिया, तुम इस औरत के लिए हमसे क्यों लड़ रही हो? क्या बात है? बिटिया, जानती हो ना, किसी अनजान के लिए अपनों से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। अरे प्रधान जी, ये कोई अनजान नहीं बल्कि ये मेरी भाभी है। आप लोग इन्हें तंग क्यों कर रहे हैं, बताइए तो। प्रधान को उम्मीद थी कि उसकी नरम आवाज पर कुसुम भी नरम लहजे में बात करेगी, लेकिन कुसुम की कड़क आवाज सुनकर वो चौंक गया। अमरेंद्र भी प्रधान के साथ खड़ा ये सब देख रहा था कि अब कुसुम की हिम्मत को देखकर उसे भी अंदर ही अंदर समझ आने लगा था कि इस वक्त कुसुम जैसी लड़की से भिड़ना सही नहीं होगा। कुसुम बिटिया, ये सच में तुम्हारी भाभी है? अरे हमने पहले तो कभी नहीं देखा। तुम्हारे बाबा सुनीलवा ने भी कभी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। ये कौन सी नई बहुरिया है? प्रधान जी, ये मेरी भाभी है, मतलब भाभी है। ये कौन सी बहुरिया है, इसका गोत्र क्या है, इसकी जात क्या है, इन सब से आप लोगों को क्या मतलब? बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अब इन्हें तंग करने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुसुम के दृढ़ स्वर के सामने प्रधान और अमरेंद्र चुप खड़े थे, जबकि यति अभी भी घूंघट में खड़ी थी। कुसुम के इस दबंग अंदाज को देखकर यति की सांसें अब थोड़ी धीमी होने लगी। उसे लगने लगा कि कुसुम ने यहां आकर उसे एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। जबकि इधर कुसुम ने प्रधान और अमरेंद्र की ओर एक कड़ी नजर डाली और फिर यति का हाथ पकड़कर वो वहां से उसे ले जाने लगी। चलो जीजी, यहाँ से जल्दी निकलते हैं, इनसे बचना जरूरी है। कुसुम के बेखौफ अंदाज ने प्रधान और अमरेंद्र को असमंजस में डाल दिया था। प्रधान ने भी अब कोई और सवाल नहीं किया था, जबकि अमरेंद्र बिना कुछ बोले बस यति को वहां से जाता हुआ देख रहा था। प्रधान जी, ये मामला कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। एक लड़की ने हमें चेहरा दिखाने के बजाय हम पर हथियार उठा लिया। लगता है गांव में आपकी रही सही इज्जत खत्म हो रही है। प्रधान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुसुम और यति को जाता हुआ देख रहा था और उसके चेहरे पर दृढ़ भाव मौजूद थे। इस कुसुम ने जो किया है उसकी कीमत तो इसे चुकानी ही पड़ेगी अमरेंद्र, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इस कुसुम की बच्ची को तो मैं बाद में देख लूंगा। प्रधान मन ही मन कुसुम से बदला लेने की ठान चुका था, जबकि दूसरी ओर यति और कुसुम दोनों खेतों से दूर जा रही थी। कुसुम के साथ होने से यति को थोड़ी राहत महसूस हो रही थी, और जब उसने देखा कि अब वहां अमरेंद्र और प्रधान कहीं नहीं दिख रहे हैं, तब वो दोनों उसी जगह पर रुक गईं। कुसुम, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। कुसुम देख रही थी कि यति की आंखों में हल्की नमी है। कल रात यति के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से कुसुम इस बात को अच्छे से जान गई थी कि यति पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। जब वो प्रधान और अमरेंद्र के बीच थी, उसने यति को हिम्मत देने के लिए आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। जीजी, मैंने देखा कि आप मुसीबत में हैं, इसलिए भागकर आ गई। और जीजी, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से।
मैं अभी भी सोचती हूँ कि मैं प्रधान के सामने हथियार लेकर खड़ी थी तो मेरे पूरे बदन में सिरहन दौड़ पड़ी थी। हाँ कुसुम, एक पल के लिए तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि तुम सच में कुसुम हो। पर कुसुम, ये सब बातें छोड़ो और बताओ तुमने क्या देखा? अमरेंद्र और उस प्रधान का आखिर क्या प्लान है? यति को बचाने के चक्कर में कुसुम तो मानो सुषमा के बारे में भूल ही गई थी, लेकिन यति ने जैसे ही इस बारे में सवाल किया, कुसुम के चेहरे पर डर के भाव आ गए। कुसुम ने एक गहरी सांस ली और एक ही सांस में यति को वो सब कुछ बता दिया जो उसने सुषमा के घर देखा था। कुसुम की बात सुनकर यति के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी। कुसुम, अगर तुम जो कुछ भी बोल रही हो वो सब सच है तो हमें तुरंत ही भैरव को ये सब बताना होगा। हमें कुछ करना होगा कुसुम। हाँ जीजी, भैया को बताना बहुत जरूरी है। हम अमरेंद्र को इस बार किसी भी हाल में सुषमा को ले जाने नहीं देंगे। पर जीजी, आप तो भैया को अमरेंद्र के बारे में बताने गई थी ना? हाँ कुसुम, गई थी, लेकिन भैरव माधव के खेत में नहीं है। शायद वो गांव के दक्षिण में राघव के खेतों में है। यति के चेहरे पर उलझन को देखकर कुसुम भी थोड़ी परेशान हो गई। चिची, भैया राघव के ही खेतों में काम कर रहे हैं ना? आप पक्की है ना? हाँ, तो चलिए इस बार आप भैया को सब कुछ बताकर ही आना। इतना कहकर इस बार कुसुम भी यति के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। यति और कुसुम अभी भैरव को ढूंढती हुई थोड़े ही आगे गई थी कि तभी अचानक जैसे ही उसकी नजर सामने से आते श्याम मछुआरे पर पड़ी, वैसे ही वो दोनों चौंक गईं। दरअसल श्याम मछुआरा अपनी बेटी सुषमा को दुल्हन की तरह सजा चुका था और काफी देर बाद भी जब प्रधान और अमरेंद्र उसके घर नहीं पहुंचे तो वो खुद ही अपनी खूबसूरत बेटी सुषमा के साथ प्रधान जी के घर की ओर जाने लगा था। इधर यति और कुसुम ने जैसे ही सुषमा को उसके साथ जाते हुए देखा, वैसे ही उन्हें सारा माजरा समझते देर न लगी। जीजी, ये श्याम मछुआरा तो सुषमा को लेकर जा रहा है। अब हम इन्हें कैसे रोकेंगे? इन दोनों के प्रधान के घर पहुंचते ही अमरेंद्र इन्हें लेकर शहर निकल जाएगा। कुसुम, सच में सुषमा का पिता भी जा रहा है? हाँ जीजी, वैसे भी जीजी, अमरेंद्र जैसे राक्षस के लिए किसी का खून करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कुसुम, अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ करना होगा। सुषमा और उसके पिता को हम इस हालत में नहीं छोड़ सकते। यति की बात सुनते ही कुसुम ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ बोले वो दोनों तेज कदमों से सीधे श्याम और सुषमा की ओर दौड़ पड़ी। इधर श्याम और सुषमा ने जब अचानक यति और कुसुम को अपने सामने देखा, तब उनकी आंखों में चिंता और डर के भाव आ गए। वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। तभी कुसुम ने धीरे धीरे उनकी ओर कदम बढ़ाया, उन्हें अमरेंद्र की सच्चाई बताने लगी। श्याम काका, तुम अपनी बेटी को लेकर कहां जा रहे हो? कि अमरेंद्र और प्रधान दोनों धोखेबाज हैं। मत जाओ आप इनके साथ। कुसुम की बात सुनकर श्याम और सुषमा दोनों हैरानी से कुसुम और यति को देखने लगे। कुसुम और यति श्याम को अमरेंद्र प्रधान की सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमरेंद्र और प्रधान ने श्याम को इस तरह से अपनी बातों में फंसा लिया था कि अब श्याम को कुसुम की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? प्रधान और अमरेंद्र धोखा दे रहे हैं? अरे लेकिन अमरेंद्र जी के साथ साथ प्रधान जी ने भी तो कहा था कि उनका बेटा रेलवे सरकारी नौकरी में है। इसी वजह से मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ कर दी थी। मैंने सोचा क्या पता शायद मेरी बेटी की किस्मत बदल जाए। श्याम की बात सुनकर यति और कुसुम की आंखों में चिंता का साया गहराने लगा। वो दोनों श्याम को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी प्रधान और अमरेंद्र वहां पहुंच गए और इस बार उनके साथ 4-5 लठधारी लोग भी थे, जिनके चेहरे पर कठोरता साफ झलक रही थी। प्रधान और अमरेंद्र ने जैसे ही यति और कुसुम को वहां देखा, उनके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। अरे ओ कुसुम, तुझे क्या मतलब? तू क्यों श्याम को कुछ सिखा रही है? ये मामला श्याम और उसकी बेटी का है, तू बीच में क्यों पड़ रही है? प्रधान और अमरेंद्र ने वहां पहुंचते ही अपने तेवर बदल दिए। घूंघट में खड़ी यति और कुसुम दोनों घबरा गईं। वो दोनों जानती थी कि अब लठधारी लोगों के बीच में रहकर बात करना संभव नहीं है। इधर लठधारी गुंडों के साथ होने से अमरेंद्र और प्रधान का गुरूर सिर चढ़कर बोलने लगा था।
वो दोनों यति के घूंघट को हटाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और यति का चेहरा अपने आप ही अमरेंद्र के सामने आ गया। अमरेंद्र ने जैसे ही यति को देखा, उसकी आंखों में हैरानी के भाव आ गए। वो बार बार पलकें झपकाकर यति को देख रहा था कि सच में वो जो देख रहा है वो सच है या नहीं। यति, तुम यहाँ, तुम जिंदा हो? यानी तुम्हारी मरने की खबर सिर्फ एक अफवाह थी? यानी तुम जिंदा हो और तुम यहाँ छुपी हो? अमरेंद्र की हैरानी पर प्रधान भी चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहां क्या हो रहा है। तभी अमरेंद्र ने प्रधान को इशारा किया कि वो लठधारी गुंडों को बुलाए। प्रधान ने बिना कुछ सवाल किए लठधारियों को आगे बढ़ने का इशारा किया। प्रधान जी, यहाँ क्या हो रहा है मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हमें इन दोनों औरतों को भी यहाँ से ले जाना होगा। अपने लठधारियों को तैयार कीजिए। अमरेंद्र की बात सुनकर प्रधान ने तुरंत लठधारियों को इशारा किया और प्रधान का इशारा मिलते ही लठधारी लोग तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने यति और कुसुम को जबरदस्ती पकड़ लिया। यति और कुसुम दोनों लठधारियों से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लठधारियों के सामने वो दोनों बेबस थीं। श्याम मछुआरा भी अचानक बदलती स्थिति को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो हाथ जोड़कर प्रधान के सामने खड़ा हो गया, जबकि सुषमा रोती हुई अपने पिता के साथ आकर खड़ी हो गई। छोड़ो हमें, हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाले। अमरेंद्र, हमें छोड़ दो। भैरव यही है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यति से अपना नाम सुनकर अमरेंद्र को काफी हैरानी हुई। वो जानता था कि यति पहले उसे बाबा कहकर बुलाती थी, लेकिन अब यति के मुंह से अपना नाम सुनकर अमरेंद्र को यह अंदाजा हो गया कि यति ने उसकी सारी सच्चाई जान ली है। उसने गुस्से से अपना चेहरा सख्त कर लिया। अब तो तुम सबको मेरे साथ ही चलना होगा। चलो प्रधान जी, इन्हें जीप में बिठाओ। अमरेंद्र के आदेश पर सभी लठधारियों ने तुरंत ही यति, कुसुम, सुषमा और श्याम को जबरदस्ती जीप में बिठा दिया और जीप तेजी से वहां से निकलने लगी। यति और कुसुम बेबस महसूस कर रही थी। यति जानती थी कि अमरेंद्र जीप को तेजी से गांव के बाहर की ओर ले जा रहा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की एक किरण थी। वो उम्मीद था भैरव। वो जानती थी कि अगर भैरव उन्हें देख ले तो वो सब कुछ बदल सकता है। वो जीप की खिड़की से खेतों में चारों ओर भैरव को ढूंढने लगी। भैरव कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो भैरव, मेरी मदद करो। यति चारों ओर देख रही थी और तभी जैसे ही उसकी नजर खेतों में काम कर रहे भैरव पर पड़ी, वैसे ही उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक जाग उठी। वो उम्मीद भरी नजरों से भैरव को देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। भैरव, मदद करो, भैरव बचाओ। इधर भैरव खेतों में काम कर रहा था, लेकिन अचानक यति की चीख सुनकर वो बुरी तरह से चौंक गया। उसने फौरन सिर उठाकर जीप की ओर देखा और तभी उसकी आंखों में चिंता और गुस्से के भाव साफ झलकने लगे। यति! भैरव ने यति की चीख सुन ली थी और अब वो तेजी से जीप को भगाने लगा। दूर से ही भैरव ने अमरेंद्र को पहचान लिया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और वो बस तुरंत जीप के पास पहुंचना चाहता था। रुक जा अमरेंद्र, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। इधर अमरेंद्र भैरव को जीप की ओर भागता हुआ देखकर हैरान रह गया था। ये भैरव, ये यहाँ कैसे आ गया? भैरव को देखकर अमरेंद्र ने अपनी जीप की गति बढ़ा दी थी, जबकि भैरव ने जब देखा कि अमरेंद्र स्पीड बढ़ा रहा है तो बिना देरी किए एक पत्थर को अपने हाथों में उठा लिया और उसे जीप की ओर फेंक दिया। भैरव का वो पत्थर सीधा जीप के शीशे पर जा लगा, जिससे शीशा टूट गया और अमरेंद्र को मजबूरन जीप की गति थोड़ी धीमी करनी पड़ी। जीप की गति धीमा होता देख भैरव तेजी से दौड़ता हुआ जीप तक आ पहुंचा। उसने बिना देरी किए अमरेंद्र को जीप से खींचकर बाहर निकाल लिया। अमरेंद्र के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन भैरव का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा अमरेंद्र, बहुत बढ़ चुका तेरा खेल। भैरव का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो अमरेंद्र को बेरहमी से मारने लगा। इधर अमरेंद्र खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भैरव के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। अमरेंद्र की हालत खराब होने लगी थी, जबकि इधर यति और कुसुम भी अब तक जीप से बाहर निकल आई थी। जब यति ने देखा कि भैरव अमरेंद्र को बुरी तरह पीट रहा है,
तो उसके चेहरे पर भी गुस्सा और आक्रोश साफ नजर आने लगा। आज मेरी नंदिनी का बदला पूरा होगा। भैरव, इसे छोड़ना नहीं। यति की गुस्से से भरी आवाज सुन अमरेंद्र के चेहरे पर डर की लहरें साफ दिखने लगी थी। लेकिन अचानक उसके दिमाग में न जाने क्या आया कि उसने ऐसी बात कह दी जिसे सुन न सिर्फ भैरव बल्कि खुद यति भी हैरान रह गई। यति, मेरी बेटी, ये तुम बोल रही हो? तुम्हें नंदिनी का बदला लेना है तो सुनो, तुम्हारी माँ का बदला मेरी मौत से नहीं बल्कि भैरव की मौत से पूरा होगा। अमरेंद्र की बात सुनते ही यति और भैरव दोनों चौंक गए। यति का चेहरा आश्चर्य और उलझन से भर गया। यति को अचानक नारायण बाबा साहब की कही बात याद आने लगी कि नंदिनी की मौत के पीछे भैरव का हाथ है। भैरव ने मेरी माँ को मारा? हाँ, तुम्हारी माँ को मैंने नहीं बल्कि भैरव ने मारा था। वो तुम्हारी माँ की मौत का असली जिम्मेदार है यति। तुम्हें बदला लेना है तो उससे लो, मुझसे नहीं। तुम्हें अपनी माँ की आत्मा को शांति देनी है तो भैरव को मारने की दुआ करो, मुझे नहीं। तुम्हारी माँ की आत्मा को मेरी मौत से कोई शांति नहीं मिलेगी, पागल लड़की। जब अमरेंद्र ने देखा कि मौत उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही है तो उसने एक आखिरी दांव खेला और यति को इमोशनल करने की कोशिश की। तुमने मेरी माँ की जिंदगी नरक बनाकर रख दी, उसे जीते जी मार डाला। उसके बाद भी अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे मरने से मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तो तुमसे ज्यादा घटिया और गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता अमरेंद्र। तो कुछ भी कह ले मूर्ख लड़की, लेकिन सच तो यही है कि तेरी माँ की आत्मा को शांति तो तेरे इस आशिक के मरने से ही मिलेगी। ये सुनकर भैरव के हाथ जहां थे वहीं के वहीं रुक गए। वो यति के चेहरे पर आने वाले भाव को देखने लगा। वो गुस्से से कांप रही थी और उसकी आंखों में उसकी मां के हत्यारे के लिए आग बरस रही थी। भैरव ने जब उसे देखा तो उसका दिल डूबने लगा। हे भगवान, कहीं गुड़िया अमरेंद्र की बात पर भरोसा तो नहीं कर रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर मैं अपनी गुड़िया को खो दूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस दुनिया में आग लगा दूंगा। बहुत ज्यादा गुस्सा आने पर भी भैरव अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो बस अपने भगवान को याद कर रहा था और यति के फैसले का इंतजार कर रहा था। यति ने जब अमरेंद्र की तरफ देखा कि उसके चेहरे पर अब भी कमीनापन नाच रहा है तो उसके चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। सच जो कुछ भी हो आज सामने आकर ही रहेगा और इसका फैसला भी आज होकर ही रहेगा। जब अमरेंद्र ने यह सुना तो वो यति को और भड़काने लगा। हाँ, ये तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। आज तुम अपनी माँ के हत्यारे को खत्म करके अपनी माँ के दूध का कर्ज उतार ही दो। ये तो तुम्हारा फर्ज है। इससे नंदिनी की आत्मा को बहुत खुशी मिलेगी। सही कहा, मैं ये जरूर करूंगी। तुमने अच्छा किया जो मुझे समय पर ये बता दिया। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो तुम्हें बहुत दुआएं देगी, बहुत सारी। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भैरव ने जब अमरेंद्र की बातें सुनी तो वो बहुत परेशान हो गया और अपने आप से ही बातें करने लगा। कहीं मेरी मासूम गुड़िया इस कमीने अमरेंद्र की बातों में आकर कोई गलत फैसला न कर ले, लेकिन ये मैं उसके ऊपर छोड़ता हूँ कि वो क्या फैसला लेगी। यति को चुप देखकर अमरेंद्र को लगा कि बला टल गई। लग रहा है ये बेवकूफ एक बार फिर मेरे जाल में फंस गई। अब देखना मैं कैसे इसका ही इस्तेमाल करके मैं इसके आशिक भैरव का खात्मा करता हूँ। मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी। एक बात तू अच्छे से सुन ले। तूने जो जो किया है वो सब हमें पता चल गया है। उसके बाद भी तू ये सोच रहा है कि हम तेरा यकीन करेंगे? तू भरोसा करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तू भरोसा करने वाला होता कौन है? तू ही तो नंदिनी का कत्ल करके बैठा है। अमरेंद्र की बात सुनकर भैरव एकदम से चुप हो गया और फिर यति की तरफ देखने लगा। हाँ यति, पता है बेटा, इस भैरव ने ही नंदिनी को मारा था और अब तक ये तुझे भी बेवकूफ बनाता रहा है। लेकिन अब मैंने तुझे सब सच सच बता दिया है ना। तू इस भैरव पर बिल्कुल यकीन मत करना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। अमरेंद्र की बात सुनकर यति को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था और गुस्से में उसके होंठ कांपने लगे थे। आज तो फैसला होकर ही रहेगा। जिसने भी मेरी माँ को मुझसे दूर किया है
उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए यति भैरव की तरफ बढ़ने लगी। जब अमरेंद्र ने देखा कि वो बहुत गुस्से में है और भैरव की तरफ बढ़ रही है तो वो ठहाके लगाकर हंसने लगा। बिल्कुल सही फैसला ले रही हो बेटा यति। यही है गुनहगार। आज इसे खत्म करके अपनी मां की आत्मा को शांति दे दो। भैरव यति को अपनी तरफ गुस्से में बढ़ता हुआ देखकर अपनी जगह से नहीं हिला। मैं यति से कुछ भी नहीं कहूंगा, नहीं उसे रोकूंगा। मैं चाहता हूं जो भी उसे ठीक लगे वो वही करे। मुझे नहीं पता इससे नंदिनी मां की आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं, पर यति को तो तसल्ली हो जाएगी ना कि उसने अपनी मां की मौत का बदला ले लिया। मेरे लिए वही बहुत है। जैसे जैसे यति आगे बढ़ रही थी, अमरेंद्र तरह तरह से उस भैरव को मारने के लिए उकसा रहा था। जा यति जा, ले ले अपनी मां की मौत का बदला। उतार दे भैरव को मौत के घाट, कर दे अपनी बेटी होने का फर्ज पूरा। यति धीरे धीरे भैरव की तरफ बढ़ रही थी और भैरव का दिल बैठा जा रहा था। उसकी आंखें भर आई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप खड़ा हो गया। वो अपने आप को यति के हाथों मरने के लिए तैयार कर चुका था। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली और बुझ सा बना रहा। अगर मेरी गुड़िया को मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं रहा तो मैं जीकर करूंगा भी क्या। इससे तो अच्छा है कि मौत को ही गले लगा लूं। महबूब के हाथों से मिल रही मौत मेरे लिए इनाम से कम नहीं है। वाह, अब आएगा मजा जब प्रेमिका के हाथ अपने ही प्रेमी के खून से रंगे होंगे। यति भैरव के बिल्कुल पास आ चुकी थी। ये देख अमरेंद्र बहुत खुश हो रहा था और उसे बार बार भैरव को मारने का इशारा कर रहा था। यति ने अमरेंद्र की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर अचानक भैरव के पैर छू लिए। अरे पागल है क्या? दुश्मन है वो तेरी माँ का कातिल है बेवकूफ। खत्म कर दे उसे। जब भैरव ने अपने पैरों पर यति के नाजुक हाथ महसूस किए तो वो चौंक गया और उसने अपनी आंखें खोल दी। तभी अमरेंद्र की बात पर यति मुस्कुराते हुए खड़ी हुई, फिर वापस मुड़ी। मुझे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है अपने भैरव पर। तू तो क्या, अगर भगवान भी आकर कहेगा तो भी मैं उस पर यकीन नहीं करूंगी, समझा तू? ये बोलते हुए यति के चेहरे के भाव बदल गए। जैसे ही यति की बातें भैरव के कानों में पड़ी तो उसकी आंखें बरस पड़ी और उसने यति को खींचकर अपने गले से लगा लिया। तुम्हें नहीं पता, तुमने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी है गुड़िया। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अब तो अगर ये पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए मुझे कोई डर नहीं। बस तुम साथ हो यही काफी है। ये तुमने सोच भी कैसे लिया भैरव के? मैं इस नीच अमरेंद्र की बात पर यकीन कर लूंगी। क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है? तुम्हारे ऊपर तो यकीन पूरा है यति, लेकिन अपनी तकदीर के ऊपर बिल्कुल नहीं है। कब कौन सा खेल खेलने लगे कह नहीं सकते। तुम मेरी दुनिया हो भैरव। मुझे अपने आप से ज्यादा तुम्हारे ऊपर भरोसा है। और ये सिर्फ यति का भरोसा नहीं है अपने भैरव पर, बल्कि एक बेटी, एक पत्नी और एक होने वाली मां का भरोसा है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये भरोसा कभी गलत नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। जब भैरव ने यति की ये बात सुनी तो वो भावुक होकर आसमान की तरफ देखने लगा। तेरा लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले, तूने मेरी दुनिया उजड़ने से बचा ली। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी मेरी झोली में वापस डाल दी। इधर अमरेंद्र जो भैरव के मरने का इंतजार कर रहा था, ये सब देख उसके होश उड़ गए। अब उसे भैरव के रूप में अपनी मौत साफ साफ सामने नाचते हुए दिखाई देने लगी। वो अपने आप को बचाने का कोई तरीका सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान इस बात पर गया कि यति और भैरव का ध्यान उस पर नहीं था। बहुत पक्का प्यार है, ऐसे नहीं टूटेगा। इसके लिए कुछ और सोचना होगा। फिलहाल तो यहां से निकलना होगा। भैरव और यति एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। अमरेंद्र ये देख मन ही मन खुश हो गया। अभी किसी का भी ध्यान मेरी तरफ नहीं है, तब तक मैं यहां से खिसक लेता हूं। नहीं तो आज मुझे भैरव के हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। चलो भाग ही लेता हूं। और मौका देखकर अमरेंद्र यति और भैरव से नजर बचाकर वहां से भाग गया। लेकिन यति की नजर अमरेंद्र पर पड़ गई और वो जोर से चीखी, भैरव, वो कमीना भाग रहा है, पकड़ो उसे। भैरव ने पलट कर देखा। इससे पहले भैरव उसे पकड़ने की सोचता,
एक जीप तेजी से आई और अमरेंद्र को बिठाकर वहां से तेजी से निकल गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा भैरव? वो तो भाग गया। अब हम माँ के कातिल तक कैसे पहुंचेंगे भैरव? तुम परेशान मत हो गुड़िया, भैरव इस कमीने को पाताल से भी ढूंढ लाएगा। अभी तुम चलो यहाँ से। भैरव यति का हाथ थामे घर की ओर चल दिया। यति ने भैरव के ऊपर जो विश्वास दिखाया वो देखकर भैरव के दिल में बहुत ही अलग सी लहरें उठने लगी। उसे लग रहा था कि दुनिया की सारी खुशियां, सारे सुख लाकर वो यति की झोली में डाल दे, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। वो इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक बार फिर यति को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। जानती हो गुड़िया, एक बार को तो मैं डर ही गया था कि कहीं मैं तुम्हें फिर से ना खो दूं। अगर ऐसा हो जाता तो मैं जी नहीं पाता तुम्हारे बिना। मेरे ऊपर यकीन करने के लिए दिल से शुक्रिया गुड़िया। शुक्रिया मत कहो भैरव, ये यकीन तो मेरा खुद के ऊपर था और मुझे पूरा भरोसा था तुम्हारे ऊपर, अपने ऊपर, अपने प्यार के ऊपर। भैरव ने भावुक होकर यति के दोनों कंधे पकड़े और उसे गौर से देखने लगा। इस समय उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने यति के माथे पर चूम लिया और प्यार से उसकी तरफ देखने लगा। गुड़िया, अभी तक जो कुछ भी तुम्हें झेलना पड़ा वो तुम झेल चुकी हो, लेकिन अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। अब जो हवा भी तुम्हारे पास आएगी उसे पहले भैरव से होकर गुजरना पड़ेगा। अब कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ मेरी गुड़िया को छू भी नहीं सकती। भैरव की बात सुनकर यति कुछ गंभीर हो गई और उसने भैरव से कहा, नहीं भैरव, अभी तक हमारी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। अभी माँ के कातिल का पता नहीं चला है और ना ही उसे कोई सजा मिली है। जब तक मैं अपनी माँ के कातिल का पता नहीं लगा लेती और उसे सजा नहीं दिलवा देती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती। यति की आवाज से भैरव ने उसकी बेचैनी को पहचान लिया और उसे हिम्मत देने लगा। नंदिनी माँ मेरी भी माँ जैसी ही थी यति, और इसी नाते ये लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रह गई है। अब ये मेरी भी इतनी ही है जितनी कि तुम्हारी। हाँ भैरव, ये तो तुम ठीक कह रहे हो कि वो हम दोनों की माँ है, लेकिन भैरव ने यति की बात पूरी होने से पहले ही काट दी और मुस्कुराने लगा। लेकिन अब तुम्हारे ऊपर अब एक और जिम्मेदारी है, तुम उसका ख्याल रखो। ये कहते हुए भैरव ने यति का हाथ उसके पेट पर रख दिया और ये देखकर यति शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। हाँ यति, अब तुम इसे संभालो। माँ के गुनहगारों को पकड़कर तुम्हारे कदमों में लाकर पटकना मेरी जिम्मेदारी। अच्छा बाबा, और इसकी शुरुआत हमें अभी किसी वक्त इस अमरेंद्र से करनी चाहिए। लेकिन जब यति और भैरव की नजरें अमरेंद्र की तरफ गईं, तो वो वहां नहीं दिखा। अरे ये कहाँ चला गया? अभी तो यही था। अभी तो उसने मौके का फायदा उठा लिया, लेकिन देखना जल्द ही वो तुम्हारे पैरों में पड़ा हुआ तड़प रहा होगा। नहीं भैरव, जब ये लड़ाई हम दोनों की है तो हम दोनों इसे साथ में ही लड़ेंगे। वो कहते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं। यति की बात सुनकर भैरव ने यति की आंखों में देखते हुए मजबूती से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं कि जब तक नंदिनी माँ के कातिल को पकड़कर सजा नहीं दिलवा देंगे, कि जब तक माँ के कातिल को पकड़कर सजा नहीं दिलवा देंगे, एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठेंगे। एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठेंगे। दोनों एक दूसरे से वादा कर वापस आ गए। दोनों के मन बेचैन थे। अगले दिन सुबह सुबह जब भैरव राघव के साथ खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी कुसुम यति से मिलने आई। वो कुछ हड़बड़ाई हुई थी। क्या बात है, सब सही? तुम कुछ परेशान लग रही हो। यति से मिलकर कुछ देर बाद कुसुम चली गई, लेकिन यति के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। पहले तो यति चुप रही, लेकिन भैरव के बार बार पूछने पर उसने भैरव को कुसुम के आने का कारण बताया। जानते हो भैरव, आज फिर कहीं से एक लड़की को खरीद कर लाया गया है और आज रात को उसकी बोली लगने वाली है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो गुड़िया, उस बच्ची की बोली नहीं लगेगी, ठीक है? हाँ भैरव। यति के चेहरे पर उम्मीद देखकर भैरव को बहुत अच्छा लगा। जब से भैरव ने नंदिनी के कातिल को सजा दिलवाने की कसम खाई है, तब से धीरे धीरे वो अपने पुराने रूप में वापस आने लगा था। इस वजह से यति को भी उम्मीद दिख रही थी। जितनी जानकारी यति को थी
वो भैरव को सब कुछ बता चुकी थी। जितने लोगों को पहचानती थी, उनकी पहचान, जगह, ठिकाने, सब। और कोई हुक्म मालकिन? नहीं मेरे अलादीन के जिन, अब तुम सब कुछ संभाल लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। फिर भैरव राघव के साथ खेत पर चला गया। वहां उसने पूरी बात राघव को बताई। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो भैरव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। फिर दोनों बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो भैरव और राघव ने खुद को कंबल में लपेटा और मंडी में खरीदारों के बीच जाकर शामिल हो गए। जैसे ही दलाल एक डरी सहमी सी लड़की को पकड़कर कमरे के बीच में बने चबूतरे पर लेकर आया, भैरव का खून खौलने लगा। वो आगे बढ़ा, लेकिन राघव ने इशारा कर उसे रोक दिया। वहां भी चले जाना, अभी पहले इनकी पूरी हरकतें देखने के लिए चुप रहो। ये सुनते ही भैरव वापस अपनी जगह पर आ गया। चलो सबसे पहले तो एक झलक दिखला दी जाए खरीदारों को। हाँ, दलाल ने उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे एक गोल चक्कर में घुमा दिया। जब लड़की ने झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया तो दलाल को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने अपने पूरी ताकत से एक थप्पड़ उस लड़की के गाल पर मार दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी और उसके होठों के किनारे से खून निकल आया। लेकिन इस बात की परवाह किए बगैर दलाल ने उसका हाथ पकड़कर उठाया और फिर से भीड़ की तरफ मुंह करके बात करने लगा। हाँ तो भाइयों, हुस्न के कदरदानों, दीवानों, बोली शुरू की जाए। 10,000। 10,000 सुनकर दलाल ने वहीं चबूतरे के पास थूक दिया। 10,000? अरे 10,000 में तो इसके कपड़े भी छूने को नहीं मिलेंगे साहेब। अरे भाई लाइट का फोकस बढ़ाओ, लोगों को ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। फिर दलाल ने उस लड़की के शरीर पर से उसका दुपट्टा पकड़कर खींचा और फेंक दिया, जिससे वो लड़की अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को छुपाने की कोशिश करने लगी। अब देखो भाई लोग, बिना पर्दे के हुस्न का मजा लीजिए, लेकिन 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 केवल आंखों से। उसके आगे का मजा पाने के लिए आपको अपनी अंटी ढीली करनी पड़ेगी। ये देखकर भैरव उठा और चबूतरे की तरफ जाने लगा, लेकिन राघव ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। जाने दो भैया, मैं इसको अभी बताता हूं जाकर कि एक लड़की की बेइज्जती करने का अंजाम क्या होता है। अभी रुको, इन्हें इनकी पूरी औकात दिखाने दो, फिर तबीयत से खातिरदारी करना, मैं नहीं रुकूंगा। 25,000। मोतियाबिंद के मरीज बोली ना लगाएं। जिनके शरीर के सब अंग सही सलामत हैं, वही बोली लगाएं। ये सुनकर एक बार फिर उस कमरे में ठहाके गूंज गए। वहीं कुछ लोग शर्मिंदा हो गए थे। मुझे तो लगता है कि आज तुम लोग भेड़ बकरियां खरीदने निकले थे और गलती से हुस्न की मंडी में आ गए। उसकी ये बात सुनकर हॉल में बैठे लोगों ने एक बार फिर जोरदार ठहाके लगाए और फिर एक आवाज और गूंजी, 50,000। हाँ, अब कुछ ठीक है, लेकिन जरा इस लड़की के बदन को तो देखो। जब निचोड़ोगे तो क्या मजा आएगा। दलाल के इस डायलॉग से पूरे हॉल में सनसनी मच गई और अगली बोली लगी पूरे 1 लाख की। इधर जब 1 लाख की बोली लगी तो रकम सुनकर दलाल की आंखें खुशी के मारे नाचने लगी, लेकिन अभी उसे और लालच था। ये तो हमारी कमसिन कली की निछावर है भाई लोगों। अरे है कोई दिलदार, कोई ऐसा जौहरी जो इस हीरे को तराशना चाहता हो? अब की बार भीड़ में से आवाज आई, 1,21,000। भैरव, अब तुम्हारा काम शुरू करने का वक्त आ गया। वाह बहुत खूब, क्या बात है। इसे कहते हैं रईसी। कोई इससे आगे बढ़ने वाला है कोई इससे आगे बढ़ने वाला? 1,21,000 1, 1,21,000 2। भाई लोगों सोच लो एक और बार। 1,21,000। तेरी मौत। ये कौन है बे? तेरा बाप। और फिर भैरव ने चबूतरे पर पहुंचकर दलाल की कॉलर पकड़ ली और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे दलाल दर्द से बिलबिलाने लगा। राघव ने देखा कि वो लड़की डरी सहमी सी एक दीवार के पास खड़ी है। बेटा, अब तुम डरो मत, मेरे साथ चलो। राघव ने उस लड़की का हाथ पकड़ा
और उसे अपने घर ले जाने लगा। उधर दलाल और उसके आदमी भैरव से लड़ रहे थे। मारो साले को, बड़ा चौधरी बना फिरता है, हड्डियां तोड़ दो इसकी। भैरव ने उन सबको उठा उठाकर पटकना और मारना शुरू कर दिया। वो सब अधमरे हो गए, कुछ अपनी जान बचाकर भाग गए। इधर जब राघव उस बच्ची को अपने घर ले आया तो यति बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। भैरव कहाँ है भैया? तुम उसकी चिंता मत करो, वो अभी अपना काम खत्म कर रहा है। तुम इस बच्ची को संभालो। इधर यति उस लड़की को अंदर ले गई और उसे समझाया कि अब वो सुरक्षित है। उसके घर परिवार का नाम पता पूछ लिया ताकि उसे सही सलामत उसके घर पहुंचा सके। लेकिन दूसरी तरफ अमरेंद्र मन ही मन बदला लेने की आग में जल रहा था। यति और भैरव, तुम दोनों को मैंने जमीन पर घसीट घसीट कर तड़पा तड़पा कर न मारा ना, तो मेरा नाम भी अमरेंद्र नहीं। अब होगा मौत का खेल शुरू।